बताते हैं। दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें अभी तक बता दें कि 12 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 28 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इस ब्लास्ट को जिहादी मानसिकता वाले एक डॉक्टर ने कैसे अंजाम दिया और कौन है इस साजिश के पीछे, इनके तार कहां कहां से जुड़े हैं। दिल्ली में कल शाम हुए कार बम ब्लास्ट ने एक बार फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खतरे के प्रति देश को झकझोर दिया है। इस फिदायीन अटैक को अंजाम देने वाले आतंकवादी का कनेक्शन जैश ए मोहम्मद से निकलकर सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक की जांच पड़ताल में सामने आया है कि इस फिदायीन हमले को अंजाम देने का काम डॉक्टर उमर मोहम्मद ने किया है, जिसके शरीर के परखच्चे उड़ गए हैं। विस्फोट को अंजाम देने के लिए जिस हुंडई i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो डॉक्टर उमर ही चला रहा था। सोमवार की सुबह 7 बजे यह फरीदाबाद से कार लेकर निकला था। जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों में यह कैद हुई। पुलिस की अभी तक की जांच में सामने आया है कि i20 कार जिसे डॉक्टर उमर चला रहा था वो सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल प्लाजा के जरिए दिल्ली में दाखिल हुई थी। सुबह 8:20 पर यह कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में एक पेट्रोल पंप पर देखी गई और इसके बाद दोपहर बाद 3:19 पर यह कार लाल किला परिसर के पास मौजूद पार्किंग एरिया में दाखिल हुई। लाल किले के पास इसने शाम में विस्फोट को अंजाम दिया। इसके पीछे खास वजह थी। एक तो लाल किले का ऐतिहासिक महत्व है, दूसरा यहां शाम के समय काफी भीड़ भाड़ रहती है। और इस पूरे खबर पर और किस तरह से जम्मू कश्मीर में भी इसको लेकर के हाई अलर्ट है, एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है। इन तमाम जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस पे एड ऑन के लिए तेजिंदर सिंह सोडी, न्यूज़ 18 JKNH के सीनियर एडिटर। सोडी जी, ये जो खबर अभी है और जम्मू कश्मीर में जो अभी स्थिति बनी हुई है, जैसी अभी खबर आई कुछ देर पहले कि एलजी मनोज सिन्हा ने भी एक हाई लेवल मीटिंग की है, तो किस तरह का हाई अलर्ट वहां पर है, किस तरह दिल्ली और जम्मू कश्मीर ये सब तार आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं? विशाल, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा अभी तक की सबसे इन डेप्थ रिपोर्टिंग जो है ये न्यूज़ 18 JKLH के जो ग्रुप एडिटर हैं ब्रजेश कुमार सिंह, उनकी रिपोर्ट है जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जिस तरह से ये पूरा इंसिडेंट हुआ है उसकी पल पल की पूरी जो जानकारी है वो इस रिपोर्ट में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं ये क्लियर कर देता हूं, अभी किसी भी न्यूज़ चैनल के पास या किसी भी न्यूज़ आउटलेट के पास इतनी इन डेप्थ जानकारी नहीं है जो हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जिस तरह आपने बताया कि ये जो सीसीटीवी फुटेज था जिससे इस गाड़ी के बारे में पता चला, उसके बाद जिस तरह आप बता रहे थे कि दिल्ली लाल किला को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला शाम को वहां पर भीड़ भाड़ रहती है जी। और उसके बाद क्योंकि वो एक ऐसा हब है, देखिए देश की सॉवरेनिटी का प्रतीक है, क्योंकि वहां से ही देश का तिरंगा जो है हर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को फहराया जाता है। तो उसको टारगेट करना आतंकवादी एक सिंबॉलिक जेस्चर ये दिखाना चाहते थे कि हम कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं। तो ये जो पुलिस की अभी तक की इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे ग्रुप एडिटर नेटवर्क 18 के ब्रजेश कुमार सिंह ने जो सारी रिपोर्ट जो है वो तैयार की है कि पूरे इंसिडेंट, ये जो आतंकवादी हमला, इसके तार कहां से और कैसे जुड़े हैं, तो मैं उस बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी तक जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें यह पता चला है कि जो i20 कार थी ये डॉक्टर उमर चला रहा था दिल्ली से बदरपुर टोल प्लाजा में। ये 8:13 पर ये गाड़ी जो है बदरपुर टोल प्लाजा से दिल्ली में एंटर होती है। 8:20 पे ये गाड़ी जो है ओखला में इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप में देखी जाती है। लगभग 3:19 पे ये जो कार है, शाम की बात कर रहा हूं, ये लाल किले के पार्किंग एरिया में ये वहां पर पार्क की जाती है। उसके बाद जो जानकारी ये मिली है कि इसमें जो एक्सप्लोजिव्स यूज किए गए हैं वो अमोनियम नाइट्रेट है। ये वही एक्सप्लोजिव है जो लगभग 2900 किलोग्राम के आसपास फरीदाबाद में जो पुलिस ने रेड की थी
उसमें ये मिला है और इसमें फ्यूल ऑयल मिक्स किया था ये विस्फोट करने से पहले। देखिए, आरडीएक्स भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन आजकल आतंकवादी आरडीएक्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि आरडीएक्स एक तो प्रोक्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है जी आतंकवादियों के लिए, जी और दूसरा उसमें जो पूरे तार हैं, ये आरडीएक्स कहाँ से आया कैसे आया वो एक्सपोज हो जाता है। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ये यूरिया से बनता है और इसमें कुछ चीजें मिलती हैं जो इजीली अवेलेबल होती हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, डॉक्टर उमर जो जम्मू कश्मीर पुलिस को जो पता चला है जी उमर के बारे में, क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो अभी हिरासत में है, तो डॉक्टर उमर जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो ये गाड़ी में था और उसने ये फिदाइन अटैक जो है वो अंजाम दिया है। डॉक्टर उमर के बारे में अभी जानकारी ये है कि ये 24 फरवरी 1989 में पैदा हुआ था। इसने अपनी मेडिकल की जो पढ़ाई थी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से पूरी की थी, जहां पर ही ये मुजम्मिल के साथ इसकी दोस्ती हो गई। 2017 में इन लोगों ने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया और जहां पर इन्होंने जीएमसी श्रीनगर में ही रेसिडेंसी भी की। उसके बाद ये कुछ साल से अल फला यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में काम कर रहे थे, जी और अभी तक जो जानकारी मिली है इन दोनों के कनेक्शन जो हैं वो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ थे, और इनका मंसूबा ये था कि ना सिर्फ एक जगह बल्कि देश में मुख्तलिफ जगहों पर इन लोगों ने आतंकी हमले करने थे। इसी वजह से इतना जो हथियार गोला बारूद जो इन्होंने वहां पर जमा करके रखा था। जी लेकिन तेंदुआ जी, क्या एक हुआ, सवाल यहाँ पर थोड़ा करना चाहूंगा कि फिदाइन अटैक जो है ये इससे पहले के हमलों में बहुत कम देखा गया, खासतौर से हिंदुस्तान में। तो दिल्ली में ये जो फिदाइन अटैक किया गया, इसके पीछे क्या सोच रही होगी, क्या इसके पीछे जो है प्लानिंग रही होगी कि फिदाइन अटैक करने से क्या हासिल हो सकता था? को आप हड़बड़ाहट भी कह सकते हैं, क्योंकि आदिल को ये मालूम था कि उसके साथी जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं और अब जल्द ही एजेंसीज उस तक पहुंच जाएंगी। आप देख जी लीजिए कि सुबह रिकवरी होती है फरीदाबाद में, और उसके बाद क्योंकि इनका मंसूबा था पूरे देश में मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड टेरर स्ट्राइक्स करना, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उनके सारे मंसूबे जो हैं वो विफल कर दिए थे। इस वजह से इसे आप ये कहें कि ये हड़बड़ाहट में किया हुआ आतंकी हमला है। अगर इन आतंकवादियों की साजिश जो है वो कामयाब हो जाती, अगर वो उसकी जो जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को पहले ना मिलती, तो इस तरह के कई आतंकवादी हमले जो हैं वो देश के मुख्तलिफ इलाकों में इनके करने का मंसूबा था। लेकिन कल शाम को, क्योंकि कल दोपहर को ही कई 7 लोग अरेस्ट हो चुके थे, जी इस पूरी साजिश का भांडाफोड़ हो चुका था, तो इन दोनों इन आतंकवादियों को या इनका जो मॉड्यूल है उनको ये मालूम था कि अब हम तक किसी भी टाइम पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंच सकती हैं, तो इसलिए हड़बड़ाहट में इन लोगों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। और जैसे मैं पहले कह चुका हूं, लाल किला इसलिए चुना गया क्योंकि एक तो देश की सॉवरेनिटी का प्रतीक है, जी देश के प्रधानमंत्री वहां से देश को संबोधित करते हैं, तो इसलिए लाल किला को चुना गया था। तो देखिए, अभी जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए कंस्पिरेसी के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को पता कैसे चला। 18 तारीख को श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए जाते हैं कई इलाकों में। नौगाम श्रीनगर ये आउटस्कर्ट्स में है श्रीनगर के, और वहां पर उन पोस्टर्स के माध्यम से पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को डराया जाता है कि आप पुलिस छोड़ दें, आतंक के विरोध कार्रवाई ना करें। ये जो पोस्टर दिखा भी रहे हैं, देखिए ये पोस्टर जो थे 2019 से पहले कश्मीर में हर जगह ये आम लगाए जाते थे आतंकवादियों द्वारा, लेकिन 2019 के बाद इन पोस्टर्स का सरफेस होना एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो लॉ एंड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास है। मनोज सिन्हा को जब इस बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप ऑल आउट जो है इन पोस्टर्स लगाने वालों के अगेंस्ट जाएं और इन्हें जल्द से जल्द जो है वो पकड़ा जाए। उसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके की जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला, पूरे इलाके का, क्योंकि पहले जो श्रीनगर के एसएसपी हैं संदीप चक्रवर्ती, उनको कहा गया, पर्सनली कहा गया कि इस पूरी केस की इन्वेस्टिगेशन करो जो ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। और 19 अक्टूबर को इस केस में नौगाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज होती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि 3
जवान लड़के जो हैं वो इन पोस्टर्स को लगा रहे हैं। जी। जब पुलिस आइडेंटिफिकेशन करती है तो पता चलता है ये जो नौगाम के रहने वाले, इनका नाम है आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ एंड मकसूद अहमद डार। ये 3 लोग जो हैं ये पोस्टर लगाते हुए देखा जाता है इन लोगों को। जी। तो पुलिस इन लोगों को उठाती है, इनसे सवाल करती है, इन्हें हिरासत में लेती है। तो तब ये बताते हैं कि 2019 से पहले ये जो लड़के थे ये पत्थरबाजी करके अपने लिए पैसा लेते थे, पैसों की वजह से ये पत्थरबाजी करते थे। दिन का ये 500 से 600 रुपया कमा लेते थे, लेकिन 2019 के बाद इनका ये सारा धंधा जो था बंद हो चुका था। तो उसके बाद इन लोगों को एक वहां पर एक लोकल मौलवी था जिसका नाम था ये मस्जिद अली नकी बाग छानपुरा का मौलवी था, जिसका नाम मौलवी इरफान अहमद था। ये ओरिजिनली शुपियां डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और ये श्रीनगर में मस्जिद में मौलवी था। ये उसने इन लोगों को रेडिकलाइज किया और फिर इन लोगों का जो उस मौलवी के थ्रू जो है इनके पास ये जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लाए गए। तो जब क्वेश्चनिंग की गई तो मौलवी, इन तीनों ने मौलवी के बारे में बताया, मौलवी को पुलिस ने उठाया। जब मौलवी की इंट्रोगेशन की गई, पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने मौलवी से पूछा तो मौलवी ने डॉक्टर आदिल के बारे में पुलिस को जानकारी दी। उसने ये बताया कि वो अनंतनाग में डॉक्टर आदिल से मिला था। तो उसके बाद आदिल जो है वो वहां पर अनंतनाग में रेसिडेंट डॉक्टर था। उसके बाद वो अल फला यूनिवर्सिटी में चला गया और डॉक्टर आदिल जो है वो जिहादी मानसिकता वाला था। पुलिस को जब डॉक्टर आदिल के बारे में पता चला तो उन्होंने क्योंकि डॉक्टर आदिल जो है वो गांदरबल का रहने वाला था, तो उसके अगेंस्ट दबिश जो है वो शुरू कर दी गई। लेकिन जब पुलिस को छानबीन में ये पता चला कि जो डॉक्टर आदिल है तो नहीं, डॉक्टर आदिल जो है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। तो उसके बाद ये पता चला कि वो कुलगाम से सहारनपुर में यूपी में अब जॉब कर रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद ली हुई, एटीएस यूपी पुलिस की, और सहारनपुर में रेड्स हुए जहां पर डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया। जब डॉक्टर आदिल की उससे पूछताछ हुई तो उसने ये माना कि उसने अपने जो लॉकर है अनंतनाग जीएमसी में, वहां पर उसने एक AK-56 छुपा के रखी है। तो ये जो पूरे केस के तार हैं ये परत दर परत खुलते गए, जिससे बाकी जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं क्योंकि डॉक्टर आदिल ने जो इंफॉर्मेशन दी उसने ये बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल जो है वो फरीदाबाद में है, हरियाणा में, और वो भी अल फला मेडिकल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। डॉक्टर मुजम्मिल की जब उसको अरेस्ट किया गया, उससे क्वेश्चनिंग की गई तो उसने बताया कि किस तरह से उसने लगभग 358 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट छुपा के रखा हुआ है, जो उसका मंसूबा ये था कि आतंकी हमलों को अंजाम देना है। तो जब मुजम्मिल की इंट्रोगेशन हुई तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड जो है डॉक्टर शाहिद, या जिसका शाहीना सईद जो है लाल बाग यूपी की, लखनऊ की रहने वाली थी, उसके बारे में बताया। और ये डॉक्टर जो थी ये भी जिहादी मानसिकता वाली थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने ये बताया कि उसने एक AK-47 राइफल अपनी गर्लफ्रेंड के पास रखी हुई है, लेकिन जब इसकी गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीना को ये पता चला कि मुजम्मिल अरेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद उसने ये जो AK-47 थी अपनी यूनिवर्सिटी के पीछे ही एक डंपिंग ग्राउंड था, वहां पर उसने इस वेपन को डंप कर दिया। तो उसको जब जम्मू कश्मीर पुलिस को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने इस फीमेल डॉक्टर को भी अरेस्ट किया और उसकी क्वेश्चनिंग पे उसने उस जगह के बारे में बताया कि जहां पर ये AK-47 राइफल उसने डंप की थी। फिर पूरा जो उस राइफल को रिकवर किया गया और फिर उसके बाद पुलिस को जब मुजम्मिल फर्दर इंट्रोगेशन हुई तो पुलिस ने एक और हाजी इश्तियाक जो है उसको अरेस्ट किया फरीदाबाद से। जब उसके हाउस को रेड किया गया तो वहां पर एक स्टनिंग, आप ये मान लें कि चौंकाने वाली बात ये थी कि लगभग 88 बोरियां जो थी वो वहां पर एक्सप्लोजिव्स की मिली, जिसमें लगभग 2563 किलोग्राम एक्सप्लोजिव जो है वो छुपा के रखा गया था। तो ये अल फला यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे ही ये
उसका रेसिडेंशियल एरिया था और पुलिस को वहां पर अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम कंपाउंड और फ्यूल ऑयल, ये 3 चीजें हैं जिनको मिला के विस्फोटक आईडीज बनाई जाती है, जिसके मिश्रण से हजारों लोगों को देश भर में मारने का मंसूबा था। तो इस स्तर पे ये टेरर प्लान जो था वो रचा गया था कि आतंकवादियों का प्लान ये था कि देश में मुख्तलिफ इलाकों में आतंकवादी हमला करके इतने बेगुनाह लोगों को मारने का जो मंसूबा था। उसके बाद फिर जब पुलिस को इस साजिश के बारे में पता चला, फिर मल्टीपल लोकेशंस जम्मू कश्मीर में और देश के कई अलग इलाकों में रेड्स की गई। हरियाणा के कुछ इलाकों में भी रेड्स हुई, जिसमें पुलिस को अभी तक 2 AK सीरीज की राइफल मिली है, एक चाइनीज स्टार पिस्टल मिली है, एक बेरेटा पिस्टल मिली है और 2900 किलोग्राम के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला है। ये एक्सप्लोजिव मटेरियल सिर्फ अमोनियम नाइट्रेट ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो फ्यूल ऑयल है या पोटाश है, जो इन चीजों में मिक्स करके इन बारूद बनाने के, आईडी बनाने के काम आता था, वो ये सारा जो है ये विस्फोटक सामग्री मिली है। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को यह भी पता चला है कि ये जो आतंकवादी हैं ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था और इनका बहुत बड़ा मंसूबा ये था कि देश को, इन भारत को ये हिलाना चाहते थे, भारत की कोर को हिलाना चाहते थे। तो इसलिए इनका ये जो इतनी भारी मात्रा में इन लोगों ने ये विस्फोटक सामग्री जमा करके रखी और इनका मंसूबा ये था, क्योंकि ये जितने भी आतंकवादी थे अभी तक जो जानकारी मिली है इनका कोई टेरर बैकग्राउंड नहीं था। तो इसलिए ऐसे लोगों को चुना गया, ऐसे लोगों को रेडिकलाइज किया गया जिन पे किसी भी सुरक्षा एजेंसी को शक ना हो। देखिए अभी और जो जानकारी हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट में हमें पता चली है, उसमें यह है कि इंट्रोगेशन के दौरान जो डॉक्टर उमर है उसके बारे में यह पता चला है कि वो और मुजम्मिल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, बट इनकी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी जो माइंडसेट था, वो हमेशा से प्रो पाकिस्तान था और प्रो पाकिस्तानी इन लोगों का जो मंसूबे थे कि भारत में स्ट्राइक की जाए, भारत में आतंकी हमले किए जाएं। तो अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी जो जानकारी ये मिली है कि NIA को ये केस सौंप दिया गया है और भारत का जो नजरिया है, जिस तरह से आप बता रहे थे, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी आतंकी हमला जो है भारत पे, वो एक्ट ऑफ वॉर होगा, ऑपरेशन सिंदूर अब हमला नहीं है। मैं उसी सवाल पे आ रहा था। तो तेजर जी, क्या माना जाए, जो आपने पूरी स्टोरी बताई है अभी ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह के हवाले से, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है और वो आप बता रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि इन्होंने जो दिल्ली में एक दिन पहले देर शाम किया है वो हड़बड़ाहट में उठाया गया कदम था, और क्या इस पूरे नेटवर्क का जो मंसूबा था उसको बस्ट कर दिया गया, या अभी इसमें कुछ और कुछ ऐसी आशंकाएं हैं कि कुछ एक तार कहीं ना कहीं अभी छूटे हुए हैं? सुरक्षा एजेंसीज विशाल, सुरक्षा एजेंसीज अभी इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। जैसे अभी पता चला है कि होम मिनिस्ट्री ने इस केस को NIA के सुपुर्द कर दिया है। मल्टीपल जो स्टेट्स की पुलिस हैं वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। तो अभी फिलहाल ये कहना कि पूरा केस जो है वो सॉल्व हो चुका है, ये थोड़ा कबलस वक्त होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, कल सुबह जब 2900 किलोग्राम के करीब अमोनियम नाइट्रेट की रिकवरी की गई थी, तब कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो विफल कर दिया। देखिए आतंकवादी किस तरह ऑपरेट करते हैं, आज की डेट में हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आतंकवादी जो है ये एक सेपरेट छोटे छोटे मॉड्यूल्स में काम करते हैं। एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में पता नहीं होता। तो इसलिए जब कल जब 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया, तो जो रात को ब्लास्ट किया गया, आप देख लीजिए लगभग 7 से 8 घंटे के बाद लाल चौक के लाल किले के पास अटैक होता है, ब्लास्ट होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक पहले से या तो साजिश रची गई थी कि अगर एक ग्रुप पकड़ा जाएगा तो दूसरा ग्रुप जो है वो अटैक करेगा। अब जिस तरह से हम पहले भी कह चुके हैं कि लाल किले को चुनना
मैं ये कहूंगा जैसे श्रीनगर में जी आतंकवादी हमला करने के लिए हमेशा लाल चौक को चुना जाता था, जी। क्योंकि उसकी एक सिंबॉलिक महत्वता थी। हम्म। लाल चौक में जो कुछ आतंकवादी हमला होता था तो ये लगता था कि सारी मीडिया की ग्लेयर वहां आ जाएगी, लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, और एक सिंबॉलिक जगह थी वो। दूसरा, लाल किले को इसलिए चुना गया क्योंकि लाल किला शाम को वहां पर भीड़ भाड़ रहती है। बिल्कुल। एक और दूसरी बात यह है कि क्योंकि देश की सॉवरेनिटी का प्रतीक है, हर साल वहां पर आप देख लीजिए 26 जनवरी को वहां परेड होती है, 15 अगस्त को वहां जी पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जी तो कहीं ना कहीं एक मंसूबा ये था कि आतंकवादियों द्वारा जी। ये दिखाना कि हम कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। एक लेकिन एक, दूसरी एक बात सवाल ये यहाँ पर सही है क्योंकि ये आ रहे हैं तेंदुर जी, इसी बात से जुड़ता हुआ, चूंकि आपने बताया कि अभी इसको ये समझना कि ये पूरी तरह से पर्दाफाश इसका हो चुका है, ये शायद कब्र अज़ वक्त होगा। देखिए, जिस तरह से फरीदाबाद में जो आपने बताया कि भारी मात्रा में वहाँ एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था, लेकिन उसके बावजूद देर शाम तक दिल्ली में ये ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो क्या इसको ऐसे देखा जाए कि जैसा आपने बताया कि अलग अलग मॉड्यूल काम कर रहा होता है, तो एक मॉड्यूल को शायद ये पता भी ना हो कि दूसरे मॉड्यूल के साथ क्या हुआ है और हमें जो टास्क मिला हमें वो पूरा करना है, या फिर ये कि वाकई ये बड़े पैमाने पर जो गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई और ये जो विस्फोटक सामग्री थी वो जब्त कर ली गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि वो अपनी प्रेजेंस शो कर दें और उन्होंने हड़बड़ाहट में ही ये काम कर दिया। लेकिन इसमें क्या कहीं पे कोई लापरवाही रही कि जिससे वो दिल्ली और वो जो है लाल किले जैसे प्रेमिसेस तक पहुंच गए? देखिए विशाल, लापरवाही कहना ठीक नहीं होगा, या चूक क्योंकि चूक माना जाए इसे, जी, कोई चूक हो सकती है क्या? मैं उसी बात पे आता हूं। आप देख जी लीजिए, अगर 2900 किलोग्राम विस्फोटक ब्लास्ट हो जाता जी तो आप सोच लीजिए कि कितने लोग मारे जाते। जी हमेशा होता ये है कि हमें जो जो सिक्योरिटी एजेंसी जितने आतंकी मंसूबों को नाकामयाब करती है, जी वो ज्यादातर हेडलाइंस नहीं बनती। लेकिन अगर एक आतंकवादी कोई हरकत करने में कामयाब हो जाता है तो वो हेडलाइन बन जाती है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाना चाहूंगा। आप देखिए, क्या होता है कि टेरर मॉड्यूल्स को ये बता दिया गया होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी खबर आती है कि एक बड़ा मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया है, तो आपके पास दो ऑप्शन रहती हैं, या तो आप अंडरग्राउंड हो जाएं, या तो आपको जो टास्क दिया गया है उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। ये जो डॉक्टर आदिल, जिसके बारे उमर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने वहां पर विस्फोट किया है लाल किला में, जिसमें लगभग 12 लोगों की मौत हो गई है, जी 28 लोग जख्मी हुए हैं, उसके बारे में भी कहीं ना कहीं उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी कि अगर आपको जानकारी मिलती है कि एक मॉड्यूल जो है वो बस्ट हो चुका है तो आप ये हमला कर दें। और ये हमला जो किया गया है, आतंकी हमला, ये साफ दर्शाता है कि ये प्लानिंग तो पहले हुई होगी। ये कहना कि ये प्लानिंग जो है ये एब्रप्टली की गई है, हाँ ये हो सकता है कि जो हमला आज से 10 दिन बाद या 5 दिन बाद करना था उसको इन लोगों ने प्रीपोन कर लिया हो, क्योंकि जहां पर ये गाड़ी पार की गई, जहां पर ये विस्फोट किया गया, कहीं ना कहीं ये लगता है जी जगह की पहले रेकी की गई होगी, जी इस जगह को सिलेक्ट किया गया होगा। क्योंकि आतंक, देखिए विशाल, हमने लगभग पिछले 30 साल से आतंकवाद को देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तो आतंकवादियों ने जितनी भी बड़ी स्ट्राइक की है वो कोई रैंडमली नहीं की है, उसके पहले रेकी हुई है, उसके पहले पूरी जानकारी ली गई है। तो ये जो लाल किले वाला आतंकी हमला कल शाम का हुआ है, उसमें भी आतंकवादियों ने पूरी रेकी की होगी। देखिए, अभी दूध का दूध जो है, पानी का पानी, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और भारत में जितने भी आतंकी हमले होते हैं उनके तार बिल्कुल पाकिस्तान में जुड़े होते हैं। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये जैश ए मोहम्मद का मॉड्यूल था, पाकिस्तान के साथ इन टच था। तो आप ये मान लें कि पाकिस्तान, जैश ए मोहम्मद जो है, अगर वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, वेपन भेज रहा है, तो उसमें पाकिस्तान की कितनी पाकिस्तान जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी, किस तरह से, किस लेवल पे मुलविस होगी। जिहादी मानसिकता जम्मू कश्मीर में फैलाने की जो आइडियोलॉजी है, जो मंसूबे हैं, वो पाकिस्तान के हैं। और लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हो, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो पाकिस्तान के उन मंसूबों को टाइम टू टाइम विफल कर रही हैं। और इसी बात का जीता जागता सबूत यह है कि 2900 किलो, आप देख लीजिए कि अगर
100 किलो एक एक 100 किलो के अगर बॉम्ब भी बनाए जाते जी। तो 29 जगहों को ये दहला सकते थे। बिल्कुल। कितने फुट करा कर सकते थे और कितने लोगों को मार सकते थे। लेकिन समय रहते हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस या दिल्ली पुलिस ने या हरियाणा पुलिस ने इतने बड़े हादसे को होने से रोका है। जी। ये एक जो है इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी कि अगर ये इतनी रिकवरी हुई थी, इतने 7 और 8 के करीब लोग अरेस्ट हुए थे, तो ये वाला विस्फोट जो है अगर ये उसी मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है जी। जी। तो इसको क्यों नहीं विफल किया गया, वो जी। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो रहेगा। जी जी। एक सवाल यहां पर ये भी था कि अभी तक तो जो बात सामने आ रही है, जैसा आपने बताया कि एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, तो जो फैक्ट है वो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो फिदाइन वाली जो बात है, क्या इसे अभी मान लिया जाए कि ये वाकई फिदाइन ही अटैक था, या फिर ये कि वो शायद भागना चाहता हो ब्लास्ट करके, लेकिन वो उसका शिकार हो गया? क्योंकि स्टिकी बॉम्ब वाला भी कोई चर्चा जो है वो बीच में हो रही थी कि स्टिकी बॉम्ब जैसा कुछ था, और या फिर बात आई कि वो केमिकल बॉम्ब था, जैसा आपने बताया कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप कहीं पर भी कुछ और चीजों के साथ मिला करके बना देते हो। तो अभी क्या क्या माना जाए, क्या हुआ होगा? देखिए विशाल, जो स्टिकी बॉम्ब्स होते हैं वो ज्यादातर गाड़ियों के नीचे फिट किए जाते हैं, वो इतनी इंटेंसिटी के नहीं होते। जी। उन्हें ज्यादातर यूज किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की। अगर आपने मैं आपको बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में जो स्टिकी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे कुछ साल पहले, माता वैष्णो देवी यात्रा से आ रही एक श्रद्धालुओं की बस पे एक अटैक होता है और एक स्टिकी बॉम्ब उस बस के जो फ्यूल टैंक है उसमें चिपका दिया जाता है। जी। उसका मकसद ये रहता है कि जब ब्लास्ट होगा तो जो आग लगेगी उससे ज्यादा नुकसान होगा, तो उसी वजह से उस वक्त कई लोग जो थे वो आग की चपेट में आके मारे गए। जी। पहले तो पुलिस को ये पता ही नहीं चला कि वहां पर स्टिकी बॉम्ब लगा था जिससे ये आग लगी। पहले तो इस थ्योरी पे काम किया जा रहा था कि बस में अचानक से आग लग गई। जी। लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो ये पता चला कि आतंकवादियों ने एक स्टिकी बॉम्ब लगाया था फ्यूल टैंक पे। जी। अब जब बात रही डॉक्टर उमर के बारे में कि जिसके बारे में कयास ये लगाया जा रहा है कि वो इस गाड़ी को चला रहा था, उस देखिए उसके कनेक्शन इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि वो डॉक्टर मुजम्मिल का करीबी था, उसका दोस्त था। जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है वो ये माना जा रहा है कि ये एक ही मॉड्यूल था। जी। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल क्योंकि इस विस्फोट को करने के लिए हुआ है। देखिए स्टिकी बॉम्ब जो है उसमें अमोनियम नाइट्रेट नहीं लग पाता, उसमें ज्यादातर आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसके साइज हमेशा छोटा रखा जाता है। जिस तरह का ये विस्फोट था ये बिल्कुल दर्शा रहा है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट था, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए वहां पर स्प्लिंटर्स नहीं पाए गए हैं। अगर स्टिकी बॉम्ब होता, आईडी होता, तो वहां पर स्प्लिंटर इंजरीज होती या स्प्लिंटर्स वहां देखे जाते और एक गड्ढा वहां पर जरूर होना था, क्योंकि जो इंपैक्ट रहता है आरडीएक्स का वो जब ब्लास्ट होता है तो ज्यादातर जमीन की तरफ रहता है, तो वो इंपैक्ट से वहां पर वो गड्ढा बन जाता है। तो यहाँ पर एक तो इंपैक्ट क्रेटर नहीं है, दूसरा यहाँ पर स्प्लिंटर्स नहीं देखे गए हैं। लेकिन तो आग कई गाड़ियों में लगी थी इंदर जी, कई गाड़ियों में आग लग गई, 7 8 9 गाड़ियां। जी देखिए ये जैसे मैं कह रहा था कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है जी। ताकि आग जो है जो ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो वो ब्लास्ट के साथ आग भी लग जाए। वजह यही है कि आपने देखा कि बाकी जो आसपास की गाड़ियां खड़ी थी, अगर ये आईडी होता तो आईडी का जो नुकसान होता है वो ज्यादातर स्प्लिंटर के साथ होता है। हमने जम्मू कश्मीर में देखा है कि जब भी ज्यादातर कहीं पर आतंकवादी आईडी का विस्फोट करते हैं तो वहां पर उस इलाके में आग नहीं लगती, वहां पर एक धमाके का इम्पैक्ट होता है, स्प्लिंटर्स फैलते हैं और उससे लोग जो हैं जानी माली नुकसान होता है। लेकिन यहां पर जिस तरह से आग लगी है ये साफ दर्शाता है कि एक कुछ केमिकल्स को, जिसमें अभी तक माना यह जा रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, पोटाश को मिला के ये विस्फोटक बनाया गया है। और क्योंकि देखिए 2900 किलो विस्फोटक अगर मिलते हैं तो साफ दर्शाता है कि ये लोकली प्रोक्योर किए गए हैं। इसमें आप 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहीं दूर से लेकर नहीं आएंगे। अभी उसके तार भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो जोड़ने की कोशिश करेंगे कि ये अमोनियम नाइट्रेट कहां से आए, क्योंकि देखिए अमोनियम नाइट्रेट जो है ये किसानी का सामान बेचते हैं, वहां से आसानी से मिल जाता है।
किसानों को सिर्फ वहां पर अपना जमीन का खसरा नंबर दिखाना होता है और ये दिखाना होता है कि उन्होंने क्या फसल लगाई है, उसके बिना पे उनकी कितनी क्वांटिटी का अमोनियम नाइट्रेट उनको इशू किया जाता है। जी। तो ये सारा जो है कनेक्शन को जोड़ के सुरक्षा एजेंसी ये जानने की कोशिश करेंगी ये अमोनियम नाइट्रेट या फ्यूल ऑयल ये कहाँ से आया। बिल्कुल। बाकी जो इसको विस्फोट को डेटोनेट करने के लिए डेटोनेटर्स थे, फ्यूज थे, क्या ये लोकली प्रोक्योर किए गए या ये लोकली बनाए गए या इनको पाकिस्तान से लाया गया, वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो आगे जैसे ही अभी क्योंकि एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस की कई विंग्स आप देख लीजिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी विंग या जो स्पेशल ब्यूरो कश्मीर है, जी। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है, तो काउंटर इंसर्जेंसी कश्मीर, ये सारी यूनिट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की ये इस केस पे लगी हुई हैं। बिल्कुल। और अब क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन हाँ। को एनआईए लीड करेगी, तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी इस केस के जो तार हैं जी। वो सारे सामने आ जाएंगे। जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत विस्तार से आपने तमाम जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, और फिर हम अगले